हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। शानदार। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखना। इस चैप्टर में आपको खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की जो तुम सबको बहुत अजीब लगेगी। अगर मैं बताऊं कि इस चैप्टर के 4 सेगमेंट होंगे जो कि कम से कम 6 से 7 लेक्चर 2-2 घंटे के अगर मैं लूंगा तो 6 से 7 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे के लेक्चर मैंने यकीन 2.0 में लिया था, 9 लेक्चर लगे थे टोटल। तो अगर मैं 2-2 घंटे के लेक्चर बढ़ा दूंगा तो भी हिंदी मीडियम में 7 लेक्चर से कम तो बिल्कुल लगने वाले नहीं, यानी कि एक वीक तो आप समझो कि इसमें जाने वाला है ना। तो अगर सिंपल कैलकुलेशन करें, और अगला जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक समन्वय, है ना। तो रासायनिक में 4 लेक्चर लगेगा, 2-2 घंटे के 4 लेक्चर, मामला खत्म। या 5 लेक्चर, 5 कर लो, है ना। तो कुल मिला के अगले जो वीकेंड पर हम अपना टेस्ट दे रहे होंगे तो हमारे पास 2 चैप्टर होंगे। एक का नाम होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक का नाम होगा तंत्रिका तंत्र और एक का नाम होगा रासायनिक तंत्र, यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आप यहाँ पे रासायनिक समन्वय। सीधा सीधा बोलूं, नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपका ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज के इस चैप्टर को जो आप बोल रहे हो कि ये जो चैप्टर चलने वाला है इसका क्या रेंज है, इसका रेंज जरूर देखेंगे। बहुत ध्यान से आप सभी लोग मेरे साथ सुनना मेरी बात को। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको बहुत क्लियरली सुनना, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। इस चैप्टर के 4 जोन है, 4 जोन अलग अलग, सुनना ध्यान से। इस चैप्टर का जो पहला जोन है ना, जैसे आज जो हम लोग करने वाले हैं, ये देख लो, तंत्रिका तंत्र, मानव का तंत्रिकीय तंत्र, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंत्र के संरचना में क्रियात्मक इकाई, यानी कुल मिला के हिस्टोलॉजी तक करेंगे बस, वो भी आराम से, है ना। अब ये है कि इस चैप्टर का महत्व क्या है ना, है ना। इस चैप्टर का महत्व बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार पॉइंट होगी, है ना। बहुत मजेदार पॉइंट होने वाली है। आइए देखते हैं। मैंने कहा चैप्टर का महत्व, महत्व क्या है ना। इस चैप्टर का सबसे पहले फ्रेम देखिएगा। इस चैप्टर को पहले तुम्हें करना होगा तंत्रिकीय, ये नोट्स नहीं है, ये महत्व बता रहा हूं। आधे घंटे किसी भी चैप्टर की वैल्यू बताना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो तुम पढ़ने जा रहे हो वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ये थोड़ा ऐसे डिजाइन देखा है मैंने, हमने कहा देखें, करके देखें कैसा लगता है। तो एक हो गया तंत्रिकीय कोशिका, यानी तंत्रिकीय कोशिका एवं उत्तक। उत्तक, तंत्रिकीय कोशिका एवं उत्तक, यानी कि एक क्वेश्चन इस जोन से 100% आप श्योर रखना अपना। सर जी, यानी कि आप बिल्कुल एश्योर हो जाओ, कंफर्म हो जाओ कि एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, डेंड्राइट क्या होते हैं, साइटोन क्या होते हैं, माइलिन माइलिन क्या होती है, माइलिन शीथ क्या होती है, माइलिन शीथ का निर्माण कौन करता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं, और ये सब कुछ जो तुम बोल रहे हो। तो तंत्रिकीय कोशिका एवं ऊतक से एक क्वेश्चन पूरी, अच्छा हाँ, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, जो आज के लेक्चर में होना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैंने कहा था 4 जोन इस चैप्टर में है और 4 के चारों इंपॉर्टेंट है, जिनसे कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर एक जोन एक इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन एक जोन बीच में आएगा वो उतना इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में डिस्कस करना है पॉइंट को। तो तंत्रिकीय कोशिका एवं उत्तक, अब इसमें क्या क्या आएगा ये सुनो ध्यान से। तंत्रिका संरचना कोशिकीय स्तर पर, उत्तकीय स्तर पर, और फिर तंत्रिका तंत्र के स्तर पर। उसके बाद हम इनको देखेंगे, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, माइलिन शीथ, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट के फॉर्म में। फिर हम देखेंगे यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और एपोलर न्यूरॉन्स के फॉर्म में। फिर हम पढ़ेंगे माइलिनेटेड और नर माइलिनेटेड फाइबर के फॉर्म में। यानी इतनी संरचनात्मक और मतलब आप यहाँ पे इकाई पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्तक के बारे में। तो पहला पॉइंट होगा ये, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरी संरचना लेके चलूंगा आपके सामने,
तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो दूसरा पॉइंट होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तंत्रिका आवेग, है ना, तंत्रिका आवेग। यानी कि यहां पर हम आपसे बात करेंगे तंत्रिकीय आवेग एवं आवेग उत्पत्ति एवं उत्पत्ति एवं एवं संचरण। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो मैं बताया था, उत्पत्ति, है ना, एवं संचरण एवं संचरण। यानी तंत्र का आवेग, यानी कि जो हम लोग पूरी आवेग देखने वाले हैं, यानी कि किस पोटेंशियल से आपके यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगी, फिर वो किस फ्रेम में ट्रेवल करेगी, फिर वो कैसे एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी, और ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तंत्र की आवेग एवं उत्पत्ति में। यानी कि साइनैप्स का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से तंत्र आपके यहाँ पे किसी भी केमिकल या आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाता है, सेंसरी मोटर और ये सब कुछ आपके यहाँ पे किस तरीके से वर्क करते हैं, या आपके यहाँ पे साइनेप्सिस क्या होता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरोकेमिकल जंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में दूसरा छोर जो होगा वहां पे आपके बारे में या आपसे इन सबके चीजों के बारे में बात होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आवेग एवं संचरण, तंत्र का आप ऐसे कर लेते ना, तंत्र का आवेग एवं संचरण एवं संचरण। इधर देखना सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, ये दूसरा यानी कि एक क्वेश्चन नीट यहां से जरूर उठाएगा। अब देखो, पहले हम लोग पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ डालते थे और बोलते थे क्वेश्चन केवल आएगा दो, यहां पे एक एक हेडिंग से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो तंत्र की संरचना जो की इंपॉर्टेंस जो है नीट के लिए, वो कम से कम चार क्वेश्चन के लिए है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यानी कि फिर बोल रहा हूं मैं, दूसरा बोलना था मुझे, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा आपके यहां से। तो ये हो गया। अब आएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, इधर देखिए ध्यान से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इधर देखो ध्यान से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, यार लेख लेते केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ज्यादा सही है, हमने सोचा था ऐसा लिखा जाए जो अच्छा लगे, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। मेरे बच्चे ये दो सबसे बड़े जोन है ना। मैं अगर आपसे बात करूं तो ऐसे सोचो कि इसमें लगेगा कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे, यानी कम से कम 2 घंटे का एक लेक्चर होगा तब ये कंप्लीट होगा। इसमें भी लगेगा 2 घंटे, यानी जब 2 घंटे का लेक्चर होगा तब ये खत्म कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिवर्ती क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर तुम देखोगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कम से कम 5 घंटे लगने वाले हैं, मतलब 5 या 4 ऐसे कर लो, 5 से 4 घंटे, यानी कम से कम 2 लेक्चर, यानी एक लेक्चर इसमें LEC, एक लेक्चर इसमें LECTO लेक्चर, और कम से कम 3 लेक्चर इसमें। तो 1 1 2 और 3 2 5 हो चुके हैं, है ना। इसके बाद जो संरचना आएगी उसको हम लोग बोलेंगे आई, यानी आंख और कान, यानी ये दो, इन दोनों में मिला के आप यहां पे 4 घंटे लगेंगे। यानी 2 घंटे में आंख हो जाएगी और 2 घंटे में कान हो जाएगी, यानी एक दिन 2 घंटे का लेक्चर, एक दिन 2 घंटे का लेक्चर, यानी 2 लेक्चर यहां पे। तो एक लेक्चर
एक 2 और 3 2 5 और 2 7, तो टोटल कितने लेक्चर में खत्म होगा आपके यहाँ पे? 7 LECTURE, टोटल 7 लेक्चर लगने वाले हैं, जिसमें आज का जो पहला लेक्चर होगा वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। याद रखना, आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसके बाद के सारे लेक्चर वही जो मैंने आप लोगों से एक बार पोल कराया था कि 2 से 2.5 घंटे होंगे, तो 2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 2 से 2.5 घंटे, जहां पे सिलेबस अपना सही पोजीशन पे खत्म होगा, जहां पे अपने मतलब होल्ड नहीं, कि बीच में नहीं होल्ड कर दिया जाएगा कि अरे अब इसको बाकी जो बचा है वो कल पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। टू दी पॉइंट बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे, दैट्स इट। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये है टोटल इनका महत्व। अब आपके सामने आएगा कि जो नीट है उसके लिए कहां कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे। हमने कहा एक क्वेश्चन यहां से 100% श्योर है, एक क्वेश्चन यहां से 100% श्योर है, एक क्वेश्चन यहां से 100% श्योर है, और इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से तंत्रिका तंत्र अगर तंत्रिका तंत्र और संरचना की बात की जाए तो हम पहुंचते हैं टोटल 4 क्वेश्चन पे। अपनी जो वैल्यू है वो टोटल 4 क्वेश्चन की। सोचो, ये एक, और इसके बाद जो चैप्टर है उसकी वैल्यू 5 क्वेश्चन की है। ध्यान सुनना, यानी हर एक लेक्चर महत्वपूर्ण है, हर एक घंटा महत्वपूर्ण होगा उसमें। तो ये है आपके यहाँ पे महत्व आपके इस चैप्टर का जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो पहला हेडिंग होगा वो तंत्रिकीय कोशिका एवं उत्तक होगा, लेकिन इसको मैं आपको बताऊंगा किस फ्रेम में? एनिमल किंगडम के फ्रेम में। यानी कि जीव जगत में पहली बार, यानी जंतु जगत में पहली बार किस प्रकार से, सब लोग बहुत ध्यान सुनना, जंतु जगत में पहली बार किस प्रकार से तंत्रिका संरचना का उद्भव हुआ, किस प्रकार से उनका विकास हुआ, और किस प्रकार से वो हमारे शरीर में सुसंगठित रूप से पाए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो बता दो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं है तो ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग इसी फ्रेम में अपने पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। तो हमारी जो पहली, मतलब बिल्कुल पहली बात होगी, उसको आप जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे उतना बेहतरीन तरीके से तुम्हें आएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं साथ साथ कि जब तुम तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे, बस बिल्कुल अब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं अपने लेक्चर के अंदर एंटर करने के लिए, है ना। तो हम जानते हैं कि 10 से 15 मिनट हम लोग हर एक लेक्चर जब शुरू करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है इस पे डिस्कस जरूर होता है, और आपका इसमें सपोर्ट भी रहता है और आपकी डिमांड भी रहती है। 1-2 बार मैंने छोड़ दिया तो बच्चों ने कहा नहीं सर आप जरूर बताया करें कि क्या वैल्यू है, तो बताता हूं आपको बहुत ध्यान से। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। इसमें संरचना कम होगी, स्टोरी ज्यादा होंगी। स्टोरी के माध्यम से मैं आपके दिमाग में ये सेट करने की कोशिश करूंगा कि जो तंत्रिका संरचना है वो तुमने किस रूप में पढ़ा है और वो किस रूप में आपके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। तो ये दोनों बातें भी हम लोगों को क्या करनी, साथ साथ करनी है। बहुत ध्यान से बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल बिना किसी रोक रुकावट के, है ना। हम पढ़ेंगे पहली बार तंत्रिका संरचना किस एनिमल के अंदर आई, जैसे कि हाइड्रा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे किस तरीके से आई, फिर उसके बाद किस तरीके से आई, फिर उसके बाद किस तरीके से आई, और फाइनली जो एनिमल के अंदर आई वो कैसे है। यानी ये फिर आप बोल के चले गए। चलो मैं आपको बताऊं मैं कितने टाइप की तंत्रिका संरचना आपके शरीर के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले डिफ्यूज प्रकार की होगी आपके हाइड्रा के अंदर। उसके बाद जब आप जाओगे कहां पे, अगले फ्रेम में, तो आपको मिलेगा वहां पे प्लैटीहेल्मिन्थेस, लैडर लाइक। उसके पहले तुम्हें मिलेगा टिनोफोरा, और हाँ टिनोफोरा स्टार शेप। जब तुम प्लैटीहेल्मिन्थेस में जाओगे तो सीढ़ी नुमा। जब तुम एसके हेल्मिन्थेस में जाओगे तो जैसे साधु बाबा लोगों की जटाएं होती हैं उस तरह मिलेगा। फिर जब तुम एनिलिडा में जाओगे तो जैसे 2 लड़कियां चोटी बनाती हैं ना, वैसे मिलेगा आपको 2 चोटी। और फिर जब तुम आर्थ्रोपोडा में जाओगे तो वहां पे भी चोटी के फ्रेम में मिलेगा। और इसी प्रकार से आगे मिलने वाला है
अगर मैं इस तंत्रिका संरचना के बारे में तुम्हें यह बताना चाहूं कि किसी भी प्रकार से तंत्रिका संरचना, किसी भी प्रकार से तंत्रिका संरचना आपके इनवर्टिब्रेट में किसी प्रकार के माइलिन शीथ का निर्माण नहीं करेगी, तो ये भी पॉइंट है। तो माइलिन शीथ का निर्माण क्यों नहीं होगा, ये इस बात को भी इंडिकेट करेगा कि क्या रियली माइलिन शीथ पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इनवर्टिब्रेट में माइलिन शीथ पाए जाते हैं। आपने कहा नहीं, तो हमने कहा क्यों नहीं पाया जाता, तो आपने कहा सर क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है। हमने कहा ये आंसर सही नहीं है। माइलिन शीथ बनाने वाली कोशिका पे ध्यान दो, ऐसा तो नहीं कहीं वो कोशिका नहीं पाई जाती है, और अगर वो कोशिका नहीं पाई जाती है तो उसका एनाबॉलिक फॉर्मेशन आपके बॉडी के अंदर नहीं होगा। यानी कि माइलिन शीथ बनाने के लिए सर तो मेरे टीचर ने 11th में बताया था कि श्वान सेल जिम्मेदार होती हैं। हमने कहा उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बताया था, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया। लेकिन मैं आपके आंसर को थोड़ा सा और स्मार्ट बनाना चाहूंगा। माइलिन शीथ के निर्माण में आपको दो प्रकार की कोशिकाएं मिलने वाली हैं, एक श्वान सेल मिलेगी और एक मिलेगी ओलिगोडेंड्रोसाइट। कृपया करके मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह डिस्कशन बहुत सुपर है आपके क्लास के पहले। ओलिगोडेंड्रोसाइट, अब जब तुम ओलिगोडेंड्रोसाइट देखोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि यस ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ही आपके यहां पे क्या करें, माइलिन शीथ को सपोर्ट कर रही है। ये सपोज दैट कि तुम डॉक्टर बन रहे हो, तो दुनिया में अगर किसी से पूछा जाए कि मिस्टर जो भी स्टूडेंट आप हैं XYZ बच्चा बच्ची मेरा, वो दुनिया की नजर में डॉक्टर बना है, यानी दुनिया की नजर में डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से संलिप्त कौन है, वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा जो अभी अभी डॉक्टर बना है 17 साल की उम्र में, या 18 19 20 साल की उम्र में, जो अभी इस समय मेरी क्लास में बैठा हुआ है। टीवी पे इंटरव्यू आपका आएगा, स्टार आप बनोगे, फोटो आपकी चिपकेगी, है ना। लेकिन दिल से पूछना कि क्या सच में तुमने ही तैयारी की है, क्या सिर्फ नीट की तैयारी तुमने की है। सबसे ज्यादा तुम्हारी नीट की तैयारी जानते हो किसने की है, तुम्हारे पेरेंट्स ने इस काबिल बनाया कि आप 12th तक पढ़ के, फिर इस काबिल बनाया कि तुम जो चाहो वो स्ट्रीम चूज कर सकते हो। आपने कहा नहीं मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊंगा, फिर आपने कहा पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। बिना आपके पोटेंशियल पे शक किए उस बंदे ने ब्लाइंडली आपको सपोर्ट कर लिया। सोचो, और फिर क्या हुआ, बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट किया, और फिर क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है मेरा बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, और उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आप डॉक्टर बन गए, आपकी फोटो लगी। उसी तरीके जो श्वान सेल है ना, मेन वर्क उसका होता है, बट सप्लाई जो है वो पीछे से, इनकरेज जो है वो पीछे से कौन कर रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट कर रही है। यानी कि फूड की सप्लाई, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में प्रोटीन और लिपिड चाहिए लार्ज अमाउंट में, और उसकी सप्लाई कौन करेगा आपके यहां पे, ओलिगोडेंड्रोसाइट करने वाली है। तो दुनिया की नजर में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, श्वान सेल, लेकिन उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, आंसर क्या मारेंगे। हमने कहा बैक में जाओ, स्टोरी को दोबारा सुनो। डॉक्टर कौन बना, ऑपरेशन कौन करेगा, आंसर मिल गया। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन किसने किया, श्वान सेल ने। सपोर्ट किसने किया, ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। न्यूट्रिएंट कितने सप्लाई किया, मम्मी पापा ने हमें पैसे दिए, लेकिन मम्मी पापा के नाम क्या है कि डॉक्टर नहीं लगेगा, डॉक्टर के पेरेंट्स लगेगा। उनके नाम क्या है कि डॉक्टर लगने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो ना, डॉक्टर आपके नाम के आगे लगेगा। ऑपरेशन थिएटर में आप जाओगे, ये नहीं कि मेरी मम्मी है ये बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे पीछे, तो ये भी किसी डॉक्टर से कभी आ मम्मी ऑपरेशन करो, नहीं होगा ऐसा। उसी तरीके से जब आपसे पूछा जाएगा माइलिन शीथ का फॉर्मेशन किसने किया, तो श्वान सेल ने किया।
लेकिन सपोर्ट को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये होगा आपके यहां पे। तो ये जानना जरूरी होगा कि क्या माइलिन शीथ पाए जाते हैं, क्या ओलिगोडेंड्रोसाइट पाई जाती है। तो आपको यह देखना होगा क्या माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, क्या माइलिनेटेड नर्व फाइबर में श्वान सेल पाई जाती है या नहीं, क्या माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ओलिगोडेंड्रोसाइट पाए जाते हैं या नहीं। अब दोनों में जो एक एब्सेंट होगा या दोनों एब्सेंट होगा, वही उसका रीजन होगा कि इस वजह से इनवर्टिब्रेट के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन या आकस्मिक रुकियों के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता, माइलिन शीथ का निर्माण नहीं होता। यहां तक आपको समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। मैंने कहा था ना कि शुरुआती लेक्चर बिल्कुल खूब जबरदस्त समराइज करके बिल्कुल टॉप गियर लगा देंगे। आज नोट्स कम मिलेंगे, आज डीपीपी नहीं होगा, आज पहला लेक्चर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर है। इसकी न्यू जितनी स्ट्रांग रखेंगे उतनी शानदार बनेगी ये, है ना। मैं बता नहीं सकता, पिछला चैप्टर थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हुआ ना, उसकी वजह से, कोविड की वजह से, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूं उसको लेकर। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक स्ट्रीम में चले, और मैंने आपको 7 लेक्चर बोला तो 6 में मैं खत्म कर ले जाऊं, लेकिन मैं अभी अपना पैर फैला के दूंगा कि भाई 7 लेक्चर मैं इधर लेने वाला हूं, और आपके यहाँ पे नेक्स्ट में भी आपके यहाँ पे क्या करूंगा, 4 से 5 लेक्चर लूंगा। यानी यहां से आप ये सोचो कि नेक टू नेक अगर हम लोग चलेंगे, नेक टू नेक, तब जाके कोर्स को बिल्कुल सैटरडे इवनिंग में खत्म कर पाएंगे। क्लियर। तो आप बस केवल खूब शानदार बिंदास तरीके से लगे रहना, मजा आएगा आपको क्लास के अंदर। तो महत्व तो ये रहा, है ना। अब स्टार्ट कर लेते हैं ना, आइए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कहते हैं तंत्रिका संरचना जीवों के अंदर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिखते हैं जंतु जगत के अंदर तंत्रिका संरचना, जंतु जगत, जंतु जगत में तंत्रिका संरचना, जंतु जगत में तंत्रिका संरचना। अब आपको बहुत क्लियरली देखना है पॉइंट को, है ना। मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से, जंतु जगत में आप तंत्रिका संरचना देख रहे हो, तो शुरुआत कहां से होगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, शुरुआत का फ्रेम जो होगा वो अपन इस तरीके से नहीं देखेंगे कि नहीं, आओ देखते हैं कि स्यूडो यूनिपोलर होगा कि बाईपोलर होगा कि मल्टीपोलर होगा, इस तरह से नहीं देखेंगे। देखो आप लोग, सब लोग इधर से, है ना। जंतु जगत में तंत्रिका संरचना। अच्छा, जंतु जगत में अगर आप संरचना देखोगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल पहली बार हाइड्रा के अंदर, इधर देखो, हाइड्रा, MEMBER, मेंबर, है ना, हटाते मेंबर, है ना। फाइलम, फाइलम, सिलेंट्रेटा के सदस्य, सदस्य, और फाइलम सिलेंट्रेटा के जो सदस्य हैं उनका नाम है हाइड्रा में, हाइड्रा में। यानी फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य, है ना, फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य किसमें आपके यहाँ पे, बहुत छोटे से फ्रेम में देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य
फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य हाइड्रा में। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्यों की बात करता हूँ, तो जान के आपको बहुत अजीब लगेगा कि इनमें डिफ्यूज टाइप, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसा आपके यहाँ पे डिफ्यूज टाइप न्यूरॉन्स मिलेंगे, है ना। डिफ्यूज, डिफ्यूज यानी कि डिफ्यूज कैसे होते हैं, इनमें इनमें केवल केवल तंत्रिका कोशिका मिलेगी, तंत्रिका कोशिका, कोशिका मिलेगी, मिलेगी, है ना। फाइलम को संघ भी लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, है ना, संघ मिलेगी, यानी कि साइटोन सिवाई, ऐसे देखो, है ना। बहुत ध्यान से जो भी देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, कहीं ज्यादा गड़बड़ी मत करना, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो जो कोशिका काय मिलेगी केवल, कोशिका काय पाई जाएगी, ये सही का मतलब पाई जाएगी, है ना। उसके बाद डेंड्राइट नहीं पाए जाएंगे, मतलब अनुपस्थित होंगे, और और तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन, एक्सॉन तंत्रिकाक्ष भी क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। अगर आप संरचनात्मक तौर से देखोगे मेरे बच्चे, तो इसको हम लोग कहेंगे भाई ये होता है कैसा, ऐसा। यानी ना तो इसमें पाया जाएगा साइटोन, ना पाया जाएगा डेंड्राइट, और ना ही पाया जाएगा इसमें एक्सॉन, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ना तो इसमें पाया जाएगा आपके यहाँ पे एक्सॉन और ना ही डेंड्राइट, सिर्फ साइटोन पाया जाएगा, यानी कि सेल बॉडी यानी कोशिका का है, ना तो डेंड्राइट और ना ही एक्सॉन। तो ये दोनों संरचनाएं यहाँ पे नहीं पाई जाएंगी, तो इसलिए इसको डिफ्यूज न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि कोई भी संरचना नहीं पाई जाएगी, है ना, केवल तंत्रिका कोशिका मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। तो पहली बार एनिमल किंगडम में, पहली बार संघ सिलेंट्रेटा के सदस्यों में, यानी फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्यों में ये सबसे पहले पाए गए। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी। दूसरी तरफ चलते हैं, तो अब हम आ चुके थे किसमें, संघ टीनोफोरा में, टीनोफोरा के अंदर। अच्छा, टीनोफोरा के अंदर क्या हुआ, टीनोफोरा ने अपने इस सेल को, सेल को साइटोप्लाज्मिक लेवल पे इनहेंस कर दिया। इस लेवल पे क्या कर दिया, इनहेंस कर, ये इस तरीके से। अब जब इस तरीके से सेल को हमने देखा तो हमें लगा ये स्टार से, फिर नो डाउट ये स्टार नहीं दिख रहा था, इसने अपने जाल को चारों तरफ फैलाया था। तो इसको हम लोगों ने बोला, सबसे पहली बार हमने बोला स्टार से, है ना, स्टार नुमा संरचना। स्टार नुमा संरचना,
तब ये पता चला कि टीनोफोरा में जो उसके डेंड्राइट हैं वो इस तरीके से क्या हो गए, फैल गए। अब क्या होगा, वो डेंड्राइट पूरी बॉडी के नीचे तक आने वाले हैं। और जब हम संघ, इधर देखना ध्यान से, जब हम अगले संघ में गए जिसका नाम था संघ संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटी जब हम संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस में गए तब ये पता चला तब ये पता चला कि प्लैटीहेल्मिन्थेस की बॉडी कैसी थी आपके यहाँ पे, इस तरीके से थी। तो मैंने ये देखा कि जो तंत्रिका तंत्र थे, है ना, वो कैसे बिखरे। इसको देखो ध्यान से, ये स्टार बन गया ऐसे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, कहां पे, इनके गर्दन के पास जो स्टार शेप था। और एक एक धागनुमा संरचना कहां चलेगी, बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में, चारों तरफ से ऐसे चली गई। और ये इस तरह जाके आपस में एक दूसरे से क्या कर ले रही है, कनेक्ट कर ले रही है, ताकि कोई भी तंत्र का आवेग आए तो सभी में उसका संचरण संपूर्ण रूप से हो। अब देख लो इस तरीके से पाई जा रही है। अब इसको अगर तुम देखोगे तो तुम्हें यह लगेगा कि जो संरचना है वो सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी नुमा। लेकिन ये जो धागे नुमा संरचना है, इसको हम लोगों ने बोला नर्व गैंग्लियन। इंग्लिश को हिंदी में लिख रहा हूं, नर्व नर्व गैंग्लियन। देख रहे हो आप लोग, यानी ये हो गया आपके यहां पे नर्व गैंग्लियन, देखिए ध्यान से। और ये जो नर्व गैंग्लियन है ये सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी नुमा संरचना में है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको न्यूरॉन में आने वाली संरचनाएं सारी की सारी आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेंगी। आप बहुत ध्यान से चीजों को देखना है ना, जो मैं बताने जा रहा हूं। इधर देखो सब लोग, सभी बच्चे बिल्कुल फोकस करें फ्रंट पे क्लास में, है ना। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो स्कूल में जाते थे, तुम भी जाते रहोगे स्कूल में, बिल्कुल छोटे से। बहुत ध्यान से सुनना, बच्चियां खासकर सुनेंगी और लड़के तो बिल्कुल दिल लगा के सुनेंगे। तो जब हम लोग क्लास में जाते थे तो हम ये देखते थे कि अपने क्लास के अंदर लड़कियां जो आती थी वो भाई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में इतनी अच्छी लगती थी कि क्या बताएं, बिल्कुल छोटी सी। आप लोग सोच रहे हो सर आप इतनी बचपन से देख रहे हो, हमने कहा हाँ, क्योंकि बड़ी क्यूट लगती थी मुझे। चाहे वो मेरी क्लासमेट हो चाहे वो आपकी क्लासमेट हो, बच्चियां मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्यूट क्यूट सी। मैं बिल्कुल तैयार यार होके, मतलब उनके पास पॉकेट में, मतलब उनके पास हर एक चीज होगी। पॉकेट में देखोगे तो रुमाल रखी रहेगी, उनके पास जो है टिश्यू पेपर रखा रहेगा, उनके पास कुछ खाने का रखा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं वो बच्चियां। तो मुझे बचपन से ये लोग, मतलब लगता था यार बताओ ये कैसे अपन तो साला खाना घर से लेके चलते थे, बस में ही खत्म हो जाता था, स्कूल तक भी नहीं पहुंचता था भाई। सच बता रहा हूं, मतलब गर्मा गर्म खाना मम्मी ने बना के दिया, हम बस में पहुंचे कि दोस्तों को भाई क्या लाया आज घर से, ओ भाई सैंडविच है, धक 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 खत्म। और टिफिन 4 लेक्चर के बाद ब्रेक में खुलेगा, वो बच्चियों खुलती थी सब, भाई बड़े आराम से टिफिन बॉक्स ओपन किया और आराम से खाना खाया। तो मैं उनको देखता था कि यार बताओ यार, एक ये लोग हैं कितनी ऑर्गेनाइज्ड हो रहती हैं, और एक अपन लोग हैं बिल्कुल ऐस खुला बिल्कुल ऐस चल चलते हैं भाई, समोसे खा के आते हैं नारायण वाले, ठीक है। तो मैं आईटीआई मनकापुर है हमारे यहाँ पे, तो वहीं पे मैं पढ़ता था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि चलो चलते हैं आईटीआई मनकापुर पर। और वहीं पे जो है बाहर वो डीएवी स्कूल था मेरा आईटीआई में, तो नारायण समोसे था, तो उसके यहाँ चलो यार नारायण के यहाँ समोसे खा के, यानी कि टिफिन लेके जाते थे फिर भी हम लोग बाहर खाते थे। तो जब मैं क्लास में लड़कियों को देखता था तो क्या होता था, मैं देखता था कि उन लोगों के बाल ऐसे, एक तो बालों में खूब पतली 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 खूब ढेर सारी चोटियां कर लेती थी, और फिर उन चोटियों में मोती डाले रहती थी, रंगीन रंगीन, पिंक कलर का, पर्पल कलर का, व्हाइट कलर का, खूब ऐसे मोतियां ऐसे, भाई बाल देखने में बिल्कुल वंडरफुल लगते थे।
बहुत अच्छा लगता था। छोटी सी थी बच्ची, प्यारी प्यारी सी। फिर हम भी थोड़ा बड़े हुए, मेरे साथ साथ क्लास में बच्ची भी बड़ी हुई। हम लोग पहुंच गए क्लास 4-5 में। अब जब 4-5 में मैंने दोबारा लड़कियों को देखना, सर आप देखते ही रहते थे, बिल्कुल बिंदास, मुझे मजा आता था। तो 4-5 में देखे तो मैं ये देखता था कि जो उनके पहले जब वो आती थी 12-15, आपके यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी चोटियां लगा के उसमें वो क्या कहते हैं उसको, मोतियां डाली जाती थी। अब मम्मी उनकी थक जाती हैं, अरे यार क्या रोज रोज तू पतली वाली चोटी कराती है, आज जा तुझे 7-8 बना दिया, 7-8 बना के उसमें मोती लगा के भेज दिया। हमने कहा ये क्या हुआ, बचपन में तो तुम 15 चोटियों में आपके यहाँ मोती लगवा के आते थे, अब तुम्हारे जो चोटियों में जो मोती लग रही है वो आपके यहाँ पे मुश्किल से कितनी लग रही है, 4 से 5। ये क्या है, मतलब 4 से 5 जो है चोटियां पूरी पाई जा रही है, 6-7 पाई जा रही है, 9 तक पाई जा रही है, इससे तो बन ही नहीं रही है। तो उसने हाँ मम्मी थोड़ी लेजी हो गई है। हमने कहा ओके। फिर हम लोग थोड़े और बड़े हुए, हम लोग पहुंच गए 9, 10, 11, 12 में। अब वही मेरे क्लास की बच्ची जो पहले 12 से 15 चोटी करके आती थी, फिर 8 से 9 चोटी करके आती थी, अब वो 2 चोटी करके आती है। कृपया ये चोटी वाला है ना, ध्यान रखना है, चोटी के आगे पीछे, चोटी के पीछे चोटी, है ना, ध्यान से। तो भाई 2, और वो दोनों चोटियां लड़कियों को आगे करनी होती थी। कभी तुम नहीं देखो कि लड़कियों ने 2 चोटी की और दोनों पीछे लग करके घूम रही है, नहीं, आगे करके यहाँ पे सामने, और इसमें रिबन व्हाइट या रेड कलर का, जैसा कि स्कूल का ड्रेस कोड है। फिर हम लोग अपना फेयरवेल वेयरवेल करके अपने कॉलेज में अपने अपने कॉलेज निकल गए। कॉलेज में अचानक मैंने उस लड़की को दोबारा देखा, तो अब उस लड़की ने अपनी चोटी एक कर ली थी और उसको उठा के पीछे फेंक दिया था, बिल्कुल पीछे। बहुत ध्यान से सुना, मजेदार है। फिर उसी समय मैं पढ़ना शुरू कर दिया, कि तब तक तो मैं लड़की को देखता था, तो हमने सोचा अब बहुत बहुत हो गया, अब पढ़ लेते हैं। तो जब मैं पढ़ना शुरू किया, मुझे पहली बार न्यूरॉन्स टकराए ना, तो मुझे वो बच्चियां याद आने लगी मेरे क्लास की। क्लास में मेरी बच्चियां ही रहती, मतलब चलो ठीक है, मेरी क्लासमेट थी, इससे ज्यादा थोड़ा ना कुछ था, है ना। तो क्लासमेट सारी याद आई एक एक करके। तो मैंने सोचा कि ये जो संघ प्लेटी हेलमिंथिस के सदस्य हैं, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे मेरे क्लास के फर्स्ट क्लास की लड़की थी मेरे क्लास के अंदर, खूब ढेर सारी चोटियां। यानी कि नर्व गैंग्लियन सीढ़ी नुमा जो थी ना, उसमें ये जो धागे थे, ये 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिख रहे हैं ना, ये थे 10 से 15, यानी 12 से 15 नर्व गैंग्लियन। यानी नर्व गैंग्लियन की संख्या किसमें थी आपके यहां पे 12 से 15, ये थी प्लेटी हेलमिंथिस में। लेकिन वही जब हम दूसरे संघ के अंदर गए, किसके अंदर, संघ एसके हेलमिंथिस, संघ एसके हेलमिंथिस, जब एसके हेलमिंथिस में गए, तो ये जो नर्व गैंग्लियन थी, ये अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी एसके हेलमिंथिस के शरीर में भी वैसे ही हैं, लेकिन इनकी संख्या कम हो गई है, इनकी संख्या कम हो गई है। और नर्व गैंग्लियन अब 6 से 9 रह गए। रह गए हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना, बात को बहुत ध्यान से सुनना। नर्व गैंग्लियन की संख्या कितनी होगी, 6 से 9। यानी अब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई, 4th क्लास में पहुंच गई, मम्मी थोड़ी लेजी हो गई, रोज रोज बना बना के छोटे, पहली बार जब जा रही थी बच्ची तो खूब सजा के भेजा। फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा, तो चोटियां कम होने लगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर इसको देखो। पाइलम, यानी कि संघ, संघ एस के हेलमिंथिस हो गया, एनेलिडा, संघ एनेलिडा और
आर्थ्रोपोडा। इधर देखो, संघ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखो। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं संघ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का क्या फ्रेम है, तो तुम्हें एक और स्टेज में जाना पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, एक और स्टेज में जाना पड़ेगा, और वो ये है कि संघ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में बात वही आ गई जो मैंने आपसे कहा था, क्या कि मेरे क्लास की बच्चियां अब किस क्लास में पहुंच गई, 9th और 12th में। अब उनके पास गैंग्लियन कितने हैं, 2 है ना, और दोनों कहाँ हैं आपके यहाँ पे, आगे। तो 2 गैंग्लियन है, 2 NERVE नर्व, GANGLION 2 नर्व गैंग्लियन है, और वो भी कहाँ है, आगे। तो इधर देखो ध्यान से, जब ये शरीर के चारों तरफ थे तो इनको हम लोगों ने बोला, और जब ये शरीर के चारों तरफ थे तो इनको हम लोगों ने बोला सरकमफेरेंजियल। यानी कि इधर देखो ध्यान से, इस गर्दन को ध्यान से देखो, गर्दन को, गर्दन से ऐसा लगा जैसे किसी ने एक गैंग्लियन इधर लटका दिया, एक 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 इधर, पीछे, चारों तरफ आपके यहाँ पे है। तो इसको बोलेंगे सरकमफेरेंजियल न्यूरॉन या सरकमफेरेंजियल गैंग्लियन। यानी आपके सरकम का मतलब चारों तरफ, फेरिंग्स का मतलब, फेरेंजियल का मतलब फेरिंग्स, यानी आपके फेरिंग्स के चारों तरफ क्या है, आपके यहाँ पे गैंग्लियन है। तो इसको बोला गया सरकमफेरेंजियल गैंग्लियन। बहुत क्लियर कट पॉइंट सुनना, बहुत ध्यान सुनो। तो ये हो गया आपके यहाँ पे क्या, सरकमफेरेंजियल गैंग्लियन। तो इसको हम लोगों ने बोला सरकमफेरेंजियल, सरकमफेरेंजियल गैंग्लियन। गैंग्लियन, सरकमफेरेंजियल गैंग्लियन, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ सरकमफेरेंजियल गैंग्लियन। नर्व गैंग्लियन 6 से 9 रहेगा। लेकिन जब हमने कहा कि 2 गैंग्लियन थी और दोनों को लड़कियों ने, दोनों चोटियों को लड़कियों ने आगे कर लिया, तो इसको बोलेंगे लेटरल गैंग्लियन। ये डोर्सल, ये डोर्सल रीजन, ये वेंट्रल, तो इसको बोलेंगे वेंट्रल गैंग्लियन। लेटरल मैंने बोला क्या, सॉरी, इसको बोलेंगे वेंट्रल। तो ये कौन सा होगा, 2 नर्व गैंग्लियन पाई जाएगी, और किसके, अधर भाग पे पाई जाएगी, पृष्ठ भाग पे पाई जाएगी, अधर भाग पे, अधर भाग पे, है ना। और फिर जब हम पहुंच गए कहा, कॉर्डेटा में, ये तो बात यहां तक की थी। फिर हम कहां पहुंच रहे हैं आपके यहाँ पे, कॉर्डेटा में। जब हम कॉर्डेटा में पहुंच गए, कॉर्डेटा में पहुंच गए, तो कॉर्डेटा में क्या हुआ ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉर्डेटा में क्या हुआ, वैसा ही हुआ कि बच्ची ने दोनों चोटी को एक किया और पीछे फेंक दिया, यानी सिंगल, सिंगल। अब नर्व गैंग्लियन नहीं बोलोगे, क्या बोलने वाले हो आप लोग, अभी तक नर्व गैंग्लियन, अब आप स्पाइनल कॉर्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, सिंगल स्पाइनल कॉर्ड, सिंगल स्पाइनल कॉर्ड बोलोगे। और किधर बोलोगे, डॉर्सल साइड में। तो यहां अब आप कॉर्डेटा में बोलोगे डॉर्सल, है ना, यानी पृष्ठ भाग में पाया जाने वाला स्पाइनल कॉर्ड, है ना, पृष्ठ भाग में पाया जाने वाला गैंग्लियन। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक ये था एनिमल किंगडम के अंदर एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी स्टोरी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि अगर यहां पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ ले, वरना मैं एक स्टेप आगे चलूंगा। ये एनिमल के अंदर था, अब मैं न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स पे आऊंगा। लेकिन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं एक बात सोचता हूं कि और भी तरीके से क्या कर लिया जाए, इसको एक बार देख लिया जाए। मानव में तंत्रिका तंत्र, जब तुम इसकी बात करोगे तो आपको पहले इसका भी एक बार पूरा जिक्र कर लेना चाहिए, फिर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखें कि मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो अगर इस तरीके से बात होगी तो आइए एक बार मानव में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन अच्छे से करते हैं, है ना।
ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हेडिंग है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र। इधर देखिए, मानव मानव तंत्रिका तंत्र। तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, बहुत ध्यान से, ज्यादा जरूरी है इसके बारे में जानना, है ना। इधर देखिए ध्यान से, मानव तंत्रिका तंत्र। अब मानव का तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जब तुम करोगे तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कहलाती है। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम यानी समन्वय स्थापित करने वाला सिस्टम, है ना। समन्वय, समन्वय स्थापित करना करना इनका प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य है। ये समन्वय स्थापित करेंगे, लेकिन ये समन्वय किसके अंदर स्थापित करेंगे? ऑर्गन्स के अंदर, सिस्टम के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर, पोस्चर के अंदर, हर एक चीज के अंदर, है ना। तो ये हो गया समन्वय स्थापित करना। दूसरा पॉइंट आएगा आपके यहां पे, दूसरा आएगा आपके यहां पे केमिकल और ये रासायनिक और वैद्युत वैद्युत आवेग का निर्माण करेंगे। वैद्युत आवेग का निर्माण करेंगे। रासायनिक एवं वैद्युत आवेग का निर्माण करेंगे। आप एक एक पॉइंट को बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर फ्रेम में लेके चलोगे। अगला पॉइंट, इनमें आवेग का संचरण, आवेग संचरण त्वरित होगा। त्वरित यानी सुपर फास्ट, त्वरित होगा। आवेग का संचरण क्या होगा? त्वरित होगा, है ना। आवेग के संचरण अगर त्वरित होगा तो हमें यह भी देखना होगा कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यह है कि आवेग आवेग अल्पकालिक होगा, बहुत कम देर के लिए। अल्पकालिक, अल्पकालिक होगा। अल्पकालिक होगा। इधर देखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर आवेग अल्पकालिक होगा तो एक और पॉइंट लेते हैं। हमने कहा आवेग, है ना, आवेग अपने लक्ष्य पर ही होगा, यानी कहीं और नहीं जाएगा, लक्ष्य पर ही होगा।
ऐसा नहीं है कि आपने आवेग भेजा मसल्स को उठाने के लिए और उठ रहा है आपके यहाँ पे जबान, यानी कि आपके यहाँ पे आपने हाथ को उठाने के लिए मांसपेशियों में संकुचन के लिए आपने इंड्यूस किया और आपकी जुबान चलने लगी, या आपका पैर उठने लगा, या आपके थोरैक्स यानी सीने उठने लगे। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, है ना। और ये है आपके यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का साधन है। अभी एक और पॉइंट है ना, अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ले लाइन पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। नर्वस सिस्टम का वर्गीकरण, नर्वस सिस्टम का, न्यूरल संरचना का नहीं, नर्वस सिस्टम का वर्गीकरण, ध्यान से देखिए, है ना। तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण, तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। तो ये आता है तंत्रिका तंत्र के वर्गीकरण के फॉर्म में। लीजिए, ध्यान से देखिए, तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण, है ना। और इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें दो पार्ट होंगे। तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण इसमें दो, एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलने वाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं, बहुत ध्यान से इधर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये है आपके यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। दूसरी तरफ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत ध्यान से, पेरिफेरल, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, आप दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अच्छा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा उसमें दो संरचनाएं पाई जाएंगी, कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन पाया जाएगा आपके यहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, BRAIN, ब्रेन एंड SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, रिस्पेक्टिवली इनको हिंदी में, है ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क और
और मतलब क्रमशः देखना है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरु मेरुरज्जु कहेंगे। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तंत्रिक अभी अभी जो प्रेम चल रहा है ना, आप नर्वस सिस्टम को देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगेगा, ऐसा लोग कहते हैं, बट है नहीं। शुरुआत में थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है, जहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, मैं आपको बताता चल रहा हूं, जहां जहां एक्सप्लेनेशन हमारी स्टोरी है। अंदर जब एंट्री करोगे तो और भी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मजेदार, बिल्कुल टॉप लेवल का, है ना। यानी अगर मैं तुमसे सीधी सीधी बात बोलूं तो अपन यहाँ पे बिल्कुल मस्त एंजॉय करेंगे चैप्टर को, बिल्कुल मस्त लेवल पे, है ना। तो दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगर मैं परिधीय तंत्रिका तंत्र को देखूं तो ये देखूंगा कि ये जो होंगे ये आपके यहाँ पे डिवाइड होंगे 4 कैटेगरी में। परिधीय तंत्रिका ये कितने कैटेगरी में डिवाइड होंगे? 4। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो 4 कौन कौन सी हैं। ये 4 आप एक एक करके पॉइंट को देखिएगा। मैं थोड़ा सा चाहूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताना बेटे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन। सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन। तो उसके बाद मैंने बोला सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो फिर आ गया विसरल सेंसरी न्यूरॉन, VISCERAL, विसरल, विसरल सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन। और फिर आ गया विसरल, VISCERAL, विसरल मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और फिर बात ये निकली कि जो जो विसरल मोटर न्यूरॉन है उनको फर्दर हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफाई किया, है ना। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहले का नाम था और दूसरे का नाम था, है ना। तो ये नाम सबसे पहले निकल के आया, है ना। पहले का नाम था पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PARA, पैरा, SYM सिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। और दूसरा था सिम सिंपैथेटिक न्यूरॉन, न्यूरॉन। गौर से देखिए, सिंपैथेटिक न्यूरॉन और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये है टोटल आपके न्यूरॉन्स के 4 पॉइंट, जिनको हम लोगों को क्या करना था अच्छे तरीके से। अच्छा, अनुकंपी तंत्रिका एवं परानुकंपी तंत्रिका भी इनको बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो किसको
अनुकंपी तंत्रिका बोलते हैं किसको, परा अनुकंपी तंत्रिका बोलते हैं, ये आप बता सकते हो। आप में से कोई भी स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, आप बताइए ज्यादा मजेदार तरीके से। चलो, मैंने कहा कि क्योंकि फ्रेम में मैं ही हूं तो मैं सारी चीजों को बताऊंगा, है ना। तो पहला होगा आपके यहाँ पे अनुकंपी तंत्रिका, यहां देखिएगा, अनुकंपी तंत्रिका, तंत्रिका, ये हो गया अनुकंपी तंत्रिका, और ये हो गया परा अनु अनुकंपी, परा अनुकंपी तंत्रिका, है ना, परा अनुकंपी तंत्रिका। परा अनुकंपी तंत्रिका, यहां किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिए आप एक बार, मतलब कहीं भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए, है ना। अगर इसकी हिंदी चाहते हो तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन तो पता है, इसको बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक। कायिक, सेंसरी को संवेदी बोल देंगे, कायिक संवेदी न्यूरॉन, ये हो गया कायिक, कायिक मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन, दूसरी तरफ देखोगे आप, ये है विसरल, तो हम लोग जो विसरल सिस्टम होगा उसको क्या बोलने वाले हैं, एक एक करके पॉइंट छोटे छोटे फ्रेम में देखिएगा। पहले आप एक एक करके नोट करते चलो, क्योंकि इसके बाद फट से हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। है ना, विसरल के फ्रेम में और भी चीजें आ जाएंगी अपने आप, है ना। आइए देखते हैं। अगर मैं मतलब ऐसे नॉर्मल बात बोलूं कि विसरल को विसरल ही रहने देना, क्या मतलब है, रहने दो। विसरल तो पता ही है, विसरल तो हम लोग विसरल ऑर्गन ऑर्गन पढ़ते हैं तो उसमें जाने, सोमैटिक को लेकर दिक्कत थी। ये था टोटल तंत्रिका, तंत्र का वर्गीकरण, है ना। अब हम देखेंगे तंत्रिका उत्तक या तंत्रिकीय उत्तक। बहुत ध्यान से पॉइंट्स को देखेंगे और अच्छे लेवल पे क्या करेंगे, सिस्टम को बांधेंगे अच्छे से, मतलब कि बहुत अच्छे पॉइंट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे पहली संरचना जिसको हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो मेरे ख्याल से मैं क्या करूंगा, आपके यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेके आऊंगा, नेक्स्ट पेज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिकीय संरचना और उत्तकीय संरचना, है ना। नर्वस सिस्टम के ना, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकीय उत्तक। आइए देखते हैं तंत्रिकीय उत्तक। तंत्रिकीय तंत्रिकीय ऊतक, है ना। आप बहुत क्लियरली पॉइंट को जब रखोगे तो आपके समझ में आएगा कि क्या है तंत्रिकीय ऊतक।
ये देखिए तंत्रिका यानी हिस्टोलॉजी हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। बोलेंगे तंत्रिकीय ऊतक की प्रेजेंस जो होती है वो इधर देखो ध्यान से, मोस्ट ऑफ द एनिमल, MOST, मोस्ट ऑफ द एनिमल, एनिमल यानी अधिकांश जो जंतु हैं उनमें क्या पाई जाती है, तंत्रिकीय ऊतक पाई जाएगी। अच्छा, जो तंत्रिकीय ऊतक होगी उसके बारे में सुन लो, मोस्ट ऑफ द एनिमल की बात तो हो गई कि भाई मोस्ट ऑफ द एनिमल में क्या होगा, तंत्रिकीय ऊतक पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तंत्रिकीय ऊतक सर्वप्रथम कहां पे पाए गए, तो पोरीफेरा में, सॉरी कहां पे, सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में। अच्छा, सिलेंट्रेटा से होते हुए एक और सुपर सी बात लेके चलते हैं, ये बताएं आपको। सिलेंट्रेटा को देखो, अगर मैं सिलेंट्रेटा की बात करूं तो अगर तंत्रिकीय ऊतक को देखा जाए तो ये केवल केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतु में, पादपों में अनुपस्थित होते हैं। पादप में अनुपस्थित होते हैं। ऐसे छोटे छोटे फ्रेम लेंगे, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल, है ना, कि पादप में क्या होते हैं आप यहाँ पे, अनुपस्थित होते हैं। ये हो गया तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी को, क्या बोलेंगे, अध्ययन, है ना। तंत्रिका अध्ययन को, तंत्रिका अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलेंगे। अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो आइए खूब अच्छे से न्यूरोलॉजी करते हैं, है ना, है ना। तंत्रिकीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक में ये निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखिए ध्यान से, गौर से देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपके यहाँ पे तंत्रिकीय ऊतक के प्रकार। अब हम लोग तंत्रिकीय ऊतक के क्या कर देखेंगे, प्रकार, है ना। एक, दो, तीन, चार, ये चार प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक एक करके बहुत ध्यान से चीजों को देखना, आपको अच्छा लगेगा। हम लोग देखेंगे न्यूरॉन, क्या देखने वाले हैं, न्यूरॉन, हम लोग देखने वाले हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाद हम लोग देखने वाले हैं न्यूरोगिलियल कोशिका, है ना, न्यूरो न्यूरो गिलियल कोशिका, न्यूरोगिलियल कोशिका, सब लोग देख रहे हो, न्यूरॉन, न्यूरोगिलियल कोशिका, है ना। उसके बाद मैंने बताया, मैं बताऊंगा आपको एपेंडाइमल सेल।
एपेंडाइमल कोशिका, एपेंडाइमल कोशिका। अगला होगा न्यूरोसेक्रेटरी सेल, है ना। न्यूरो न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका, या कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी को न्यूरोस्रावित कोशिका, स्रावित न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका। ये चार देखेंगे। अच्छा, न्यूरॉन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, आप ये जान लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। न्यूरॉन्स में हम लोग देखेंगे, छोटे छोटे फ्रेम देखिए प्लीज। न्यूरॉन्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक, दो और तीन। कोशिका काय, देखना ध्यान से, क्या देखेंगे, कोशिका काय, कोशिका काय, हम लोग सबसे पहली संरचना देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग डेंड्राइट, डेंड्राइट या लिख दे तो भी चलेगा, लेकिन डेंड्राइट है ना, और एक्सॉन, एक्सॉन। ये तीन संरचनाएं हम लोग कोशिका के अंदर देखने वाले हैं। अच्छा, जब हम न्यूरोगीलियल सेल देखेंगे तो यहां पे कौन कौन सी कोशिका देखने वाले हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे हम तीन कोशिकाएं देखने वाले हैं, यानी तीन प्रकार की कोशिकाएं देखने वाले हैं। आपने कहा सर इनका भी नाम बता दीजिए तो और भी सुंदर रहेगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, ये जब आपकी कोशिका कट फट टूट जाएगी तो उसको बनाने का कार्य करेंगे, है ना। एस्ट्रोसाइट क्या करेगी आपके यहाँ, जब आपकी कोशिका टूट फूट या कट जाएगी तो उसको बनाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ आपके यहाँ पे होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ये देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट। और तीसरे का नाम होगा माइक्रोगिलियल्स। अच्छा, इसी पेन से लिखना है, माइक्रो, क्या लिख रहा हूं मैं, माइक्रो गिलियल कोशिका, कोशिका। अब हमारा एपेंडाइमल कोशिका के अंदर, एपेंडाइमल कोशिका का निर्माण जो होगा, ये ब्रेन को, ये ब्रेन की एपिथीलिया बनाएगा, ये ब्रेन की एपिथीलिया बनाएगा। दैट्स इट। अब आता है न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका, ये न्यूरो हार्मोन का स्त्रावण करेगा। क्या करेगा, न्यूरो हार्मोन, ये न्यूरो हार्मोन का स्त्रावण करेगा, करेगा। करेगा, ये देखो न्यूरोसेक्रेटरी कोशिका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये इतनी सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास के अंदर हम केवल और केवल न्यूरॉन्स के जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे।
अब कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग न्यूरॉन्स भी खत्म करेंगे और कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे क्या खत्म करने वाले हैं, जो अगला फ्रेम होगा, यानी कि अगला जो फ्रेम होगा, यानी कि जब हम इम्पल्स कंडक्शन देखेंगे तो वहां पर तो इम्पल्स को भी हम लोग कल ही क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले देखना था, है ना। अब स्टार्ट करते हैं क्या, एक एक संरचना का अध्ययन पूरी तरीके से, कि भाई सारे न्यूरोगिलियल सेल यानी कि सारी संरचनाओं का कार्य क्या होगा। तो न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल हम आगे देखने वाले हैं, संरचनात्मक विवरण। फिर हम न्यूरोगिलियल सेल देखेंगे, तो न्यूरोगिलियल सेल जो होंगी वो काम क्या करेंगी इसको देखने वाले हैं। फिर एपेंडाइमल सेल क्या कार्य करेगी उसको देखने वाले हैं। और न्यूरोसेक्रेटरी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि न्यूरोगिलियल, एपेंडाइमल और न्यूरोसेक्रेटरी इधर चिपका देते हैं, उसका डायरेक्ट न्यूरॉन पे पहुंचेंगे, न्यूरॉन से आपके गैंग्लियन पे पहुंचेंगे, गैंग्लियन से माइलिनेटेड और एमाइलिनेटेड सीट पे पहुंच जाएंगे, तो अपने आप बात हो जाएगी खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आधे लेक्चर में ही ये सारी बात खत्म कर देंगे। तो आज क्यों ना हम लोग क्या करें, न्यूरोगिलियल सेल, एपेंडाइमल सेल और न्यूरोसेक्रेटरी सेल के बारे में डिटेल देख लें, है ना। तो अब आता है न्यूरोगिलियल कोशिका। तो अगले हेडिंग में लेके आएंगे हम क्या आपके सामने, न्यूरोगिलियल कोशिका, है ना। यहां देखिएगा, न्यूरो न्यूरोगिलियल कोशिका, न्यूरोगिलियल कोशिका। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम इस तरीके से चीजों को ध्यान से देखोगे तो आपको न्यूरोगिलियल कोशिका यहां पे दिख रही है ना। और न्यूरोगिलियल कोशिका के बारे में आपको कुछ चीजें बहुत सुपर फ्रेम में लेके चलनी होंगी। जैसे इसको हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं गिलियल सेल, GLIAL, गिलियल सेल या गिलियल कोशिका। अच्छा, ये तीन प्रकार की होती है, ये तीन प्रकार की होती है ना। मैंने बताया ही था आपसे, ये तीन प्रकार की होंगी। तीन प्रकार, प्लीज। पहला पार्ट मैंने आप सबको बताया था कि अगर हम पहले पार्ट पे देखेंगे तो पहला पार्ट होगा, फिर हम दूसरे पार्ट पे देखेंगे, फिर हम तीसरे पार्ट पे देखेंगे। अच्छा, बातें जो होंगी वो सभी बहुत अपने लेवल पे रहेंगी, है ना, बहुत ध्यान से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा जो जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं गिलियल सेल में, ये होगी सबसे पहला कि भाई हम एस्ट्रोसाइट के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोसाइट्स, है ना। यानी कि हम करने वाले बात किसके बारे में, एस्ट्रोसाइट के बारे में। एस्ट्रोसाइट, अगर तुम इनको देखोगे ना तो ये स्टार शेप सेल होती हैं। ये क्या होती है आपके यहाँ पे, स्टार शेप सेल। ये एस्ट्रोसाइट है, स्टार शेप सेल आपको दिख रही है। तो यहां हो गई आपके सामने स्टार शेप सेल यानी एस्ट्रोसाइट। अच्छा, एस्ट्रोसाइट का फंक्शन क्या होगा ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। एस्ट्रोसाइट या स्टार शेप सेल जो है इनका काम क्या होगा, ये न्यूरल टिश्यू को रिपेयर करेंगे, है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग, यानी कि ये क्षतिग्रस्त, ये क्षतिग्रस्त नहीं ग्रस्त, ये क्षतिग्रस्त न्यूरॉन को, ये क्षतिग्रस्त न्यूरॉन
को रिपेयर करेंगे, रिपेयर करेंगे। ये क्षतिग्रस्त न्यूरॉन को रिपेयर करेंगे। पहला पॉइंट, बहुत ध्यान से, ये क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त न्यूरॉन को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, है ना। और दूसरा, दूसरा क्या होगा आपके यहाँ पे, यानी अगर आपका न्यूरॉन कहीं टूट फूट कट फट जाता है तो ये उसको क्या करेंगे आपके यहाँ पे, जैसे मान लो हाथ कट गया, है ना, हाथ कट गया, तो अगर न्यूरल सेल डैमेज नहीं हुई है, मतलब कहा जाए तो केंद्रिक जो आपके यहाँ पे तंत्रिका कोशिका डैमेज नहीं हुई, तंत्रिका काय खराब नहीं हुई है, तो एस्ट्रोसाइट उसको क्या कर देगी आपके यहाँ पे, रिपेयर कर देगी। यानी कि अगर साइटॉन डैमेज नहीं हुआ है, डेंड्राइट या एक्सॉन डैमेज हुए हैं, तो जो कोशिका काय है, यानी कि जो कोशिका काय अगर डैमेज नहीं हुई है, तो आपके यहाँ पे एस्ट्रोसाइट इनको पूरी तरीके से रिपेयर करने के में सक्षम है। अगर कोशिका काय यानी तंत्रिका काय क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, इनके एक्सॉन या डेंड्राइट क्षतिग्रस्त हैं, तो एस्ट्रोसाइट के अंदर वो पावर है कि वो दोबारा क्या कर देगी, सबको रिपेयर कर देगी। इसलिए हाथ कटता है तो याद रखो कटे हुई जगह पे भी सेंसेशन होता है। जबकि हम सब ये बात जानते हैं कि न्यूरॉन्स में आपके यहाँ पे रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर कोशिका काय डैमेज हो गई तो कोशिका काय दोबारा नहीं बनेगी आपके यहाँ पे, या तंत्रिका काय दोबारा नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पे क्षतिग्रस्त क्या होती है, आपके यहाँ पे डेंड्राइट क्षतिग्रस्त होती है या एक्सोन क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उनकी रिपेयर की पूरी तैयारी यहाँ पे करके एस्ट्रोसाइट बैठा हुआ है। तो भैया ये रहा एस्ट्रोसाइट का काम, है ना। दूसरी तरफ चलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इधर देखो, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट। दूसरा पॉइंट ये था आपके यहाँ पे। अच्छा, ओलिगोडेंड्रोसाइट का भी काम बड़ा मजेदार है। ओलिगोडेंड्रोसाइट कहती है कि सुनो ध्यान से, मैं क्या करूंगी, मैं माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करूंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, है ना, माइलिन माइलिन का निर्माण करूंगी। करूंगी फिर इसके अंदर माइलिन शीथ का निर्माण करेगी। तो ये हो गया आपके यहाँ पे क्या, माइलिन शीथ का काम। लेकिन माइलिन शीथ का निर्माण जो है वो तो कौन करेगा आपके यहाँ पे, श्वान कोशिका। ये श्वान सेल को न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व प्रदान करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रदान करेंगे, यानी पोषक तत्व प्रदान करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि ओलिगोडेंड्रोसाइट श्वान सेल जो कि माइलिन शीथ का निर्माण करेगी उसको पोषक पदार्थ प्रदान करेंगे, क्योंकि माइलिन शीथ के निर्माण में, क्योंकि माइलिन शीथ के निर्माण में 80% 80% जो होता है वो लिपिड होता है, LIPID, लिपिड, है ना, लिपिड होता है। और केवल 20% क्या होता है आपके यहां पे, प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से लिपिड और प्रोटीन का प्रॉपर सप्लाई जारी रखेंगे ताकि ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ की हेल्प, माइलिन शीथ का निर्माण किससे, श्वान सेल के प्रेजेंस में कर सकें, श्वान सेल की प्रेजेंस में कर सकें ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब आती है तीसरी कोशिका जिसका नाम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तीसरी कोशिका जिसका नाम है माइक्रोग्लियल सेल। क्या बोलेंगे, माइक्रो माइक्रोगिलियल, माइक्रोगिलियल
कोशिका। क्या है ये? माइक्रोग्लियल कोशिका। अच्छा, माइक्रोग्लियल कोशिका के बारे में भी कुछ बात बड़ी शानदार और जबरदस्त होगी। माइक्रोग्लियल कोशिका को बोलेंगे हम लोग स्कैवेंजर, है ना? इसके वेंजर यानी भक्षी कोशिका, भक्षी कोशिका। ये आपके ब्रेन के अंदर अगर कोई पैथोजेनिक एक्शन होगा तो उसका भक्षण करेगी। और ये पाई कहां जाएगी? आपके यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ये भी सीएनएस में पाई जाएगी। यानी सीएनएस के अंदर अगर कोई इंफेक्शन होगा तो ये क्या करेगी? वहां पे उन कोशिकाओं का भक्षण करेगी। तो इसलिए इनको स्कैवेंजर कोशिका या भक्षी कोशिका कहते हैं। दैट्स इट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, वरना फिर मैं एक स्टेप और आगे लेके चलता हूं। बहुत सुपर सुपर पॉइंट यहां पे आ रहे हैं, बिल्कुल शानदार वाले, है ना? तो ये थे आपके यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं अगले पॉइंट पे लेके आ रहा हूं आपको, तो और दो पॉइंट आपको फटाफट अटैच कर देता हूं एक पेज के अंदर, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक थी आपके यहां पे एपेंडाइमल सेल, याद करो, एपेंडाइमल सेल, EPENDYMAL, एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल का काम क्या है? ये आपके यहां पे ये ब्रेन के वेंट्रिकल का निर्माण करते हैं। ये इधर देखो ध्यान से, ब्रेन के वेंट्रिकल, वेंट्रिकल वेंट्रिकल का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। ये ब्रेन के वेंट्रिकल का निर्माण करते हैं, ये बात पता है ना? अच्छा, दूसरा बताते हैं। इसको हम लोग ब्रेन की एपेंडाइमा भी कहते हैं। इसे ब्रेन की एपेंडाइमा भी कहते हैं, इसे ब्रेन की एपेंडाइमा भी कहते हैं। और ये और ये और ये सरल 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 क्या है? स्तंभी नहीं है, ये क्या है? घनाकार, सरल स्तंभी उपकला, उपकला ब्रेकर में सरल स्तंभी उपकला से मिलकर बने होते हैं। ये बात आपको एपेंडाइमल एपिथेलिया से जाननी है। और लास्ट पॉइंट न्यूरोसेक्रेटरी। लास्ट पॉइंट क्या होगा? न्यूरोसेक्रेटरी। न्यूरो, SECRETORY, सेक्रेटरी एपिथेलिया। अभी मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया तो इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोई बिल्कुल टेंशन मत लेना आप, है ना? ये क्या करेगा? आपके हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस या आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन का स्त्रावण करेगा। दैट्स इट। ये था टोटल आपके ब्रेन की कोशिकाओं के बारे में।
अब कल से स्टार्ट होगी ब्रेन की संरचना और पूरा का पूरा आपके यहाँ पे उत्तकीय संरचना स्टार्ट होगी, यानी कोशिका काय क्या होती है, निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, हर एक चीज, यूनिपोलर बाइपोलर मल्टीपोलर रेटिना ऑफ एम्ब्रियो में जो कुछ भी तुमने अपने जिंदगी में पढ़ रखा है सारे न्यूरॉन्स आपके सामने आ जाएंगे एक बार दोबारा। याद रखना ब्रेन को मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा लेके चलूंगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं। इवन अगर आज का लेक्चर आप जाओगे देखोगे अपने एनसीईआरटी में, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 315 पेज नंबर और 316 पेज नंबर का संपूर्ण वर्णन दिया है। 315 और पेज नंबर 316 दोनों आपके यहाँ पे क्या हुए हैं, कंप्लीटली आपके यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं, है ना। 316 तो इसको पढ़ के आना। कल से आपको डीपीपी भी मिलेगी। आज के लेक्चर में डीपीपी वगैरह ज्यादा है नहीं, क्योंकि आज शुरुआत हुआ है, तो शुरुआत में डीपीपी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जब कुछ पढ़ाया नहीं तो किस बात का क्वेश्चन देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप खूब जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ना और फिर मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड द फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।